वो ना भूलती है और ना ही अपने दुश्मनों को माफ करती है। जिसने भी उसके देश के खिलाफ आंखें टेढ़ी की, उसका वजूद धरती से मिटा दिया गया। यह है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। खबर है कि 31 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे तेहरान में उसके ठिकाने पर मिसाइल दागी गई, जिसमें हानिया और उसके बॉडीगार्ड दोनों की मौत हो गई। और खबर ये भी आ रही है कि इस पूरे हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास का हमला और फिर 297 दिन बाद इजराइल का बदला। इसे कहते हैं घर में घुसकर मारना। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने हमास नेताओं का हवाला देते हुए कहा था कि वो उधार के समय पर जी रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत ने एक बार फिर से ये याद ताजा कर दी है कि इजराइल का बदला फिल्मों और पॉपुलर वेब सीरीज की तरह ही कोल्ड ब्लडेड होता है। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं होता। यह हानिया ही था जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। बताया जा रहा है कि हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में था। दावा यह किया जा रहा है कि मोसाद ने पहले हानिया की रेकी की और फिर गाइडेड मिसाइलों से उसके आवास पर हमला बोला। मोसाद पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए ही ऐसी रणनीति में माहिर है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तानाबूद कर दो। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि मोसाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है अपनी कंट्री के दुश्मनों को जो बाहर से पूरे दुनिया में कहीं से भी अगर उन्हें थ्रेटन करते हैं, इजराइल को थ्रेटन करते हैं, इजरायलीज को तकलीफ में लाते हैं, उनका खात्मा करना, उनका सफाया करना, ये अकेला एक उद्देश्य है मोसाद का। और इस वजह से वो पूरी दुनिया में काम करता है और अपने इजराइल को, इजरायलीज को बाहरी अटैक से बचाता है। और जो भी इस तरह की थ्योरीज जो अटैक्स के ऊपर प्लानिंग करती हैं, उनका सफाया करता है। वो इजराइल के दुश्मनों को कहीं भी टॉलरेट नहीं करेगा और कब्र से निकालकर भी जरूर मारेगा। ये उसका असली उद्देश्य है। पूरी दुनिया में मोसाद को सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि मोसाद इजराइल के दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालकर उन्हें खत्म कर देता है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ था तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था और रूबेन शिलोआ इसके पहले डायरेक्टर थे। इजराइल के 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जो सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। मोसाद के पिछले 50 सालों के इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि जब भी किसी ने इजराइल से दुश्मनी लेने की कोशिश की, उसकी मौत की तारीख मोसाद ने तय कर दी। पेरिस ओलंपिक के बीच जिस तरह से हमास चीफ को मौत के घाट उतारा गया है, वैसे ही कुछ 52 साल पहले 6 सितंबर 1972 में भी हुआ था।
म्यूनिक ओलंपिक गेम्स चल रहे थे। 5 सितंबर की रात को इजराइल के एथलीट म्यूनिक ओलंपिक विलेज के अपने फ्लैट में सो रहे थे और एकाएक पूरा अपार्टमेंट मशीन गनों की आवाज से गूंज उठा। फिलिस्तीनी ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 लड़ाके खिलाड़ियों की पोशाक पहनकर अपार्टमेंट में घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस गोलीबारी में 11 इजरायली खिलाड़ी और एक जर्मन पुलिसकर्मी की जान चली गई। म्यूनिक ओलंपिक गेम्स के दौरान हुए हत्याकांड के बाद इजरायल तिलमिला गया। उसने लेबनान और सीरिया में पीएलओ के 10 ठिकानों पर बमबारी करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये तो बदले की शुरुआत थी। इजरायल का बदला और ज्यादा खतरनाक होने वाला था। प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने टॉप सरकारी एजेंसियों वाली कमेटी एक्स बनाई, जिसका उद्देश्य उन निर्मम हत्याओं का बदला लेना था। गोल्डा ने मोसाद के एजेंट्स को आदेश दिया कि इस अपराध करने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चुन चुन कर मारा जाए। इस ऑपरेशन को रेथ ऑफ गॉड नाम दिया गया था। साइमन रीव की किताब वन डे इन सितंबर में उस वक्त के हालात का जिक्र है। साइमन रीव अपनी किताब में कहते हैं, प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने जनरल अहारोन यारीव और ज़्वी ज़मीर को अपने घर बुलवाया। उन्होंने पहले यहूदी लोगों को त्रासदी और फिर जर्मनी में उनके साथ किए गए सुलूक का जिक्र किया और इसके साथ ही म्यूनिक का भी जिक्र किया गया, जिसमें 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने अचानक एक आह भरी, अपना सर उठाकर यारीव और ज़मीर की आंखों में देखा और मजबूत और साफ आवाज में कहा, Send forth the voice। मोसाद की टीम ने पहला बदला 16 अक्टूबर 1972 में लिया। इजरायली एजेंटों का पहला शिकार था अब्दुल वाइल जैतर। फिलिस्तीन का रहने वाला जैतर पेशे से ट्रांसलेटर था और उन दिनों रोम में रह रहा था। जैसे ही जैतर रात का खाना खाकर लौटा, पहले से मौजूद इजराइल के 2 एजेंटों ने इसे गोलियों से भून दिया। ये लंबे समय तक चलने वाले कथित इजरायली बदले की शुरुआत थी। मोसाद का दूसरा निशाना था डॉक्टर महमूद हमशरी। वो फ्रांस के अंदर पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि था। मोसाद के एक एजेंट ने पत्रकार बनकर हमशरी को अपने जाल में फंसाया। उसने हमशरी को पेरिस के अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कहा। जब हमशरी वहां पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद मोसाद के एजेंट्स ने अपार्टमेंट में घुसकर डेस्क टेलीफोन के नीचे बॉम्ब प्लांट कर दिया। 8 दिसंबर 1972 को पत्रकार ने हमशरी को फोन किया। फोन हमशरी ने उठाया, जिससे पुष्टि हो गई कि वो कमरे में ही मौजूद है। मोसाद की टीम ने टेलीफोन के जरिए एक सिग्नल भेजा और बम फट गया। इस हमले में हमशरी की मौत नहीं हुई, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गया और करीब 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई। अगले कुछ महीनों के अंदर 4 और संदिग्ध मारे गए। उनके नाम बासिल अल कुबैसी, हुसैन अब्दुल चिर, जैद मुकासी और मोहम्मद बौदिया थे। दरअसल रेथ ऑफ गॉड का सबसे अहम मिशन 1973 में शुरू हुआ। असल में मोसाद की लिस्ट में तमाम लोग लेबनान में रहते थे और वहां पर उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी थी और इसीलिए रेथ ऑफ गॉड मिशन के तहत पैरेलल एक और मिशन शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया स्प्रिंग ऑफ यूथ। 9 अप्रैल 1973 की रात में इजरायली टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। कमांडो को पानी और जमीन के रास्ते लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंचाया गया। इस मुहिम पर जाने वाली टीम में एहुद बाराक भी शामिल था, जो बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने।
शहर में मोसाद के पहले से मौजूद एजेंट से टीम ने वहां पहुंचकर संपर्क किया। इजराइल के कमांडो की कई टीमों ने शहर में कई जगह छापे मारे और इजराइल के पैराट्रूपर्स के एक दस्ते ने पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के हेडक्वार्टर पर हमला किया। मुख्य दल ने मोहम्मद यूसुफ अल नजर, कमल अदवान और कमल नासिर को मार गिराया। म्यूनिक ओलंपिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड अली हसन सलामत अब भी मोसाद के शिकंजे से दूर था। साल 1978 के आखिरी महीनों में मोसाद को पता चला कि सलामत बैरूत में रह रहा है। मोसाद की एक एजेंट एरिका मैरी चैम्बर्स ब्रिटिश पासपोर्ट पर लेबनान पहुंची। एरिका मैरी ने उसी गली में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया जहां से सलामत अक्सर होकर गुजरता था। उसके कुछ समय बाद मोसाद के और एजेंट्स वहां पर आ गए और उसी गली में उन्होंने एक गाड़ी पार्क कर दी जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। कार को ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां से वो रूम में रह रहे मोसाद के एजेंटों को नजर आ सके। 22 जनवरी 1979 को जब सलामत और उसके अंगरक्षक गली में कार से आए तो मोसाद के एजेंटों ने रेडियो डिवाइस से उस कार को विस्फोट से उड़ा दिया। 5 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार मोसाद ने सलामत को ठिकाने लगा ही दिया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इस तरीके से काम करती है कि बाएं हाथ से काम हो और दाएं को पता ही न चले। मोसाद का काम सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन को ही निपटाना नहीं बल्कि हर वो काम करना है जिससे इजराइल का झंडा बुलंद हो। और इसी कड़ी में उसका एक और दिलचस्प वाकया है जिसने सोवियत संघ को भी हैरान कर दिया। MiG-21 लड़ाकू विमान जब सोवियत एयरफोर्स का हिस्सा बना तो अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश हैरान रह गए। यह उस वक्त का सबसे एडवांस्ड और तेज विमान था, MiG-21। सोवियत यूनियन ने अरब देशों को यह विमान बेच दिया था जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई। मोसाद की कोशिश MiG-21 को हासिल करने की थी ताकि उसके बारे में सब कुछ जाना जा सके, मगर ये इतना आसान नहीं था। MiG-21 को हासिल करने के लिए मोसाद ने अपने एक एजेंट को काम पर लगाया। उसने मिस्र के एक पायलट से संपर्क किया, उसे $1 मिलियन का लालच देकर प्लेन को उड़ाकर सीधा इजराइल में पहुंचाने के लिए कहा। लेकिन उस पायलट ने प्रशासन को खबर कर दी और 1962 में इस एजेंट को फांसी की सजा सुना दी गई। दूसरी कोशिश हुई इराक में जहां पर 2 पायलट से संपर्क किया गया लेकिन वो भी कोशिश नाकाम रही। मोसाद को कामयाबी मिली साल 1964 में। तेहरान के इजरायली दूतावास में काम करने वाले एक शख्स की गर्लफ्रेंड की दोस्त की शादी एक इराकी क्रिश्चियन पायलट से हुई थी। वो सेना में अपने साथ भेदभाव से खफा था। जब इसकी भनक इजराइल को लगी तो मोसाद ने अपनी एक महिला एजेंट को इराक भेजा। एजेंट ने पायलट से दोस्ती की और उसे लाखों डॉलर और फैमिली को प्रोटेक्शन का वायदा किया। और फिर 16 अगस्त 1966 को वो पायलट MiG-21 लेकर उड़ा और तब तक नहीं रुका जब तक वो इजराइल नहीं पहुंच गया। MiG-21 हासिल करने का फायदा इजराइल को तब हुआ जब अरब देशों संग उसकी जंग हुई। सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। मोसाद की बहुत बड़ी कामयाबी तब से शुरू हुई जब उसने एक MiG-21 एक तरह से चुरा लिया सोवियत यूनियन के बिल्कुल नजरों के नीचे से, उनकी छाया में से उसे निकाल लिया। एक ट्रायल का बहाना लिया, एक जिसको बोलते हैं एक सेल्समैनशिप दिखाने का बहाना करके, और उन्होंने उस जहाज को स्ट्रेट अवे एक तरह से हाईजैक तो नहीं कह पाऊंगा बट टोटली जिसको बोलते हैं चुरा लिया, और उस जिसकी हवा रशिया को पता ही नहीं चली।
और ये वही टर्निंग पॉइंट था जहां उसने 6 अरब देशों के साथ इकट्ठे लड़ाई लड़ते हुए उनके घुटने टिका दिए, क्योंकि एरियल पावर की जो सुप्रीमेसी उसने हासिल करी, जो विल इस्तेमाल करने का उसने हासिल किया, जो तोड़ उसने एरियल वॉरफेयर में निकाला, वो अपने आप में उसको इतना ज्यादा एडवांटेजियस रहा कि 6 देश उसके सामने एक युद्ध के तौर पर नहीं टिक पाए। मोसाद देश से बाहर जबरदस्त तरीके से सीक्रेट ऑपरेशंस करता रहा। इसमें एक था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तब दुनिया देखती रह गई मोसाद का दम। इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट करके पूरी दुनिया में दिखा दिया कि जो चीज ना सोची जाए, जो ना करी जाए, वो उसको वो कर सकता है। थंडरबोल्ट में उनका जो लोग थे जिन्हें हाईजैक कर युगांडा ले जाया गया था, इन्होंने अपना एक जहाज भेजकर, हजारों किलोमीटर दूर भेजकर, वहां पर एक फोर्स लैंड कर उन सभी बंदूकों को छुड़ाकर वापस जहाज में लोड कर वापस ले आए। बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट सिर्फ 2 ही लोगों की डेथ हुई, जिसमें से एक नेतन्याहू के ब्रदर थे, जूनियर नेतन्याहू कह सकते हैं हम उन्हें। और अपने आप में ये एक ऑपरेशन एक युगांडा के फौज की लगी हुई एयरफील्ड के ऊपर वो सक्सेसफुली कैरी आउट कर गए, जिससे दुनिया को दिखा दिया कि अगर विल हो और अगर आपके अंदर वो जज्बा हो अपनी कंट्री के लोगों को बचाने का, तो बचाया जा सकता है। मुझे लगता है कि दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को न केवल छुड़ाया, बट टेररिज्म को, हाईजैकिंग को एक बहुत बड़ी मात भी दी। 27 जून 1976, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेल अवीव, इजराइल, रात 11 बजे। एयर फ्रांस की एयरबस A300V-4203 इजरायली शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। विमान में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात 12:30 बजे। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन एथेंस पहुंचता है। अब विमान को यहां से पेरिस के लिए उड़ान भरना था। एथेंस में विमान में 58 और मुसाफिर सवार होते हैं और इन्हीं 58 मुसाफिरों में वो 4 आतंकवादी भी थे जिन्हें इस प्लेन को हाईजैक करना था। चार आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन ग्रुप और 2 जर्मन रेवोल्यूशन सेल से थे। रात करीब 12:30 बजे जब प्लेन टेक ऑफ होता है, चारों आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और इनमें से एक आतंकवादी कॉकपिट में घुसता है और को पायलट को वहां से बाहर निकाल लेता है। यानी कि इस वक्त तक प्लेन आतंकवादियों के कब्जे में था। प्लेन पर कब्जा करने के बाद हाईजैकर्स पेरिस के बजाय विमान को लीबिया के शहर बेंगाजी ले गए। बेंगाजी में विमान में ईंधन भरा जाता है। बेंगाजी में करीब 7 घंटे तक रुकने के बाद विमान एक बार फिर से उड़ान भरता है। हाईजैकर्स के इशारे पर इस विमान का रुख अफ्रीकी देश युगांडा की तरफ था। 28 जून 1976 दोपहर 3:15 एंटीबी एयरपोर्ट, युगांडा। ये मामला सचमुच खतरनाक हो गया था क्योंकि युगांडा की जिस सरजमी पर विमान उतारा गया था, खुद वहां का तानाशाह ईदी अमीन इन फिलिस्तीनी आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा था। और इससे पहले कि इजरायली कुछ सोच पाते, आतंकवादियों के समर्थन में युगांडा की आर्मी ने एंटीबी एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। मकसद था किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। एंटीबी एयरपोर्ट पर युगांडा की सेना के 100 सैनिक मौजूद थे। इसके बाद विमान वहां पर पहुंचता है और एक एक कर सारे मुसाफिरों को वहां से निकाला जाता है और वहीं पर एक ट्रांजिट हॉल जो कि उस वक्त इस्तेमाल में नहीं था, वहां पर इन मुसाफिरों को ले जाया जाता है। यानी कि विमान हाईजैक हुए 24 घंटे बीत चुके थे और पूरी दुनिया को इसकी खबर लग चुकी थी। इस पूरी हाईजैकिंग की जानकारी न सिर्फ ईदी अमीन को थी, बल्कि अपहरणकर्ताओं को उसका खुला समर्थन भी था।
कहते हैं ईदी अमीन हर रोज खुद एंटबी एयरपोर्ट आता था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता था। 28 जून 1976 एंटबी एयरपोर्ट, युगांडा। विमान हाईजैक करने के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखी। हाईजैकर्स का मकसद था इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छुड़ाना और केन्या, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद अपने 13 और साथियों की रिहाई। कुल 53 आतंकवादियों की रिहाई के साथ साथ उन्होंने $5 मिलियन अमेरिकी की भी मांग रखी। मांग न माने जाने की सूरत में आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए यात्रियों को 1 जुलाई 1976 की सुबह से एक-एक कर मार डालने की धमकी भी दी। यानी इजरायली सरकार को मांगे मानने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया गया था। 30 जून 1976 एंटबी एयरपोर्ट, युगांडा। मांगे माने जाने की मोहलत का आखिरी दिन खत्म होने जा रहा था। इसी बीच हाईजैकर्स गैर इजरायली बंधकों में से 48 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग और बीमार थे। इन सभी मुसाफिरों को एक स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। 1 जुलाई 1976 एंटबी एयरपोर्ट, युगांडा। हाईजैकर्स की दी गई मोहलत खत्म होती उससे ठीक पहले इजरायली सरकार ने हाईजैकर्स तक पैगाम भिजवाया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, पर उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए। अपहरणकर्ता इजरायली सरकार की बात मान लेते हैं और इस बीच मांगे मानने की डेडलाइन को 4 जुलाई 1976 तक दोपहर 12:30 बजे तक बढ़ा दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस बीच 100 से ज्यादा गैर इजरायली मुसाफिरों को रिहा भी कर दिया जाता है। यानी कि अब एंटबी एयरपोर्ट पर केवल 96 इजरायली नागरिक बचे थे और इसी के साथ साथ क्रू मेंबर्स और फ्रांस के कुछ नागरिक, जिनको मिलाकर 116 लोग वहां पर बच गए थे। इजराइल की सरकार के लिए यह वक्त बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि न तो वो अपने नागरिकों और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को इस तरह मौत के मुंह में धकेल सकती थी और न ही आतंकवादियों की मांगे मान सकती थी, क्योंकि इजरायली सरकार का ये उसूल रहा है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवादियों से डील नहीं करेंगे। मगर इजराइल से इतनी दूर वो भी अपने दुश्मन मुल्क में घुसकर कैसे अपने नागरिकों को छुड़ाए, लगभग नामुमकिन सा काम था। हाईजैकर्स की दी गई मोहलत नजदीक आती जा रही थी। इजरायली सरकार ने इस दौरान अपने मित्र अफ्रीकी देशों और दुनिया के बाकी मुल्कों से ईदी अमीन पर दबाव डालकर बंधकों को रिहा करवाने तक की कोशिशें की, मगर बात नहीं बनी। 3 जुलाई 1976 बंधकों की रिहाई के रास्ते बंद थे, लिहाजा 3 जुलाई की शाम 6:30 बजे इजरायली कैबिनेट ने आखिरी फैसला लिया, फैसला रेस्क्यू मिशन का। जनरल डार शोरमैन को ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया। प्लान बेहद जोखिम भरा था और बहुत ही रिस्की था, क्योंकि ये अभी तक का किसी भी एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था और इसमें इजरायली कमांडोज को बिजली की तार की तरह काम करना था और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार अपना काम कर रही थी। रिहा किए गए गैर इजरायली बंधकों से बातचीत के साथ साथ मोसाद एंटबी एयरपोर्ट और उसके उस हिस्से के बारे में भी तमाम अहम जानकारी जुटा चुका था। साथ ही हाईजैकर्स और युगांडा सेना की सही तादाद भी पता लग चुकी थी। इस बीच मोसाद को ये पता चला कि 1960 और 70 के दशक में इजराइल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अफ्रीका में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी इमारतें बनाई हैं और इन्हीं में से एक युगांडा का एंटबी एयरपोर्ट भी शामिल था। अब उसके बाद मोसाद ने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर से संपर्क किया और उनसे उसी एयरपोर्ट के उस टर्मिनल का पूरा नक्शा बनवा लिया जहां पर बंधक बनाए हुए लोगों को रखा गया था। 3 जुलाई 1976 शर्म अल शेख रात 9 बजे। प्लान के मुताबिक 100 इजरायली कमांडोज की एक टीम इजरायली एयरफोर्स के 4 C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट विमान से शर्म अल शेख एयरपोर्ट से एंटबी के लिए उड़ान भरती है।
इन खास विमानों में काले रंग की एक मर्सिडीज कार और लैंड रोवर कार भी थी। दरअसल मोसाद ने पता लगाया था कि ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज का शौकीन है और हमेशा उसी कार में बाहर निकलता है, जबकि उसके साथ खास सुरक्षा दस्ता लैंड रोवर कार में होता है। तरकीब बिल्कुल यही थी कि एयरपोर्ट पर उतरते ही इन्हीं कारों में टर्मिनल की तरफ कूच किया जाएगा, ताकि युगांडा की सेना को लगे कि ईदी अमीन का काफिला है और वो आसानी से टर्मिनल में दाखिल हो जाएं। खामोशी से एंटबी एयरपोर्ट पर प्लेन्स को लैंड करवाना इतना आसान नहीं था। युगांडा एरोस्पेस में घुसना भी था, और वो भी एंटबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बिना सूचित किए, बिना किसी जानकारी के। और ये तभी मुमकिन था जब प्लेन्स को बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए और फिर उसको वहां से लैंड करवाया जाए, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। इजरायली एयरफोर्स की 4 कार्गो विमान के साथ 2 बोइंग 707 विमान ने भी उड़ान भरी। पहली बोइंग, जिसमें मेडिकल टीम मौजूद थी, वो नैरोबी एयरपोर्ट पर रुक गई, जबकि दूसरी बोइंग को एंटबी एयरपोर्ट पर ही उतरना था, बंधकों को वापस लाने के लिए। 3 जुलाई 1976, एंटबी एयरपोर्ट युगांडा, रात 11 बजे। ठीक यही वक्त था जब इजरायली एयरफोर्स के 4 विमान बेहद नजदीकी से उड़ान भरते हुए एंटबी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल को धोखा देते हुए रनवे पर उतर पड़े। रात के अंधेरे में चारों विमानों को एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह उतारा गया था कि वहां मौजूद युगांडा आर्मी और आतंकवादियों को खबर तक न लगे। विमान का कार्गो गेट पहले से खुला था। उसमें एक एक करके मर्सिडीज और लैंड रोवर कारें अचानक रनवे पर आती हैं, जिसमें पहले से कमांडोज बैठे हुए थे, और अब बंधकों और कमांडोज के बीच में दूरी बहुत कम रह गई थी। कार्गो प्लेन से उतारी गई काली मर्सिडीज सबसे पहले पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ बढ़नी शुरू होती है, लेकिन तभी युगांडा की सेना के 2 जवानों ने कार को रोकने का इशारा किया। दरअसल ईदी अमीन ने कुछ दिन पहले ही नई सफेद मर्सिडीज कार खरीद ली थी, और अब वो उसी सफेद कार में चलता था। और ये बात उन दोनों जवानों को तो पता थी, मगर इजरायली कमांडोज को नहीं। लिहाजा खतरा भांपते हुए दोनों जवानों पर इजरायली कमांडो ने साइलेंसर वाली बंदूक से गोली चला दी। जवाब में एक जवान ने AK-47 से फायर कर दिया। हालांकि युगांडा के दोनों जवान मारे गए, मगर गोलियों की आवाज से युगांडा के बाकी सैनिक चौकन्ने हो गए। पर क्योंकि वक्त बेहद कम था, लिहाजा इजरायली कमांडोज ने रुकने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। इजरायली कमांडोज की टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से का काम यह था कि उस टर्मिनल तक जाना जहां पर बंधक बनाए गए मुसाफिरों को रखा गया था और उन्हें वहां से छुड़वाना। दूसरी टीम का काम रनवे पर घात लगाकर बैठना था, ताकि युगांडाई सेना और आतंकवादियों से मुकाबला किया जा सके। और तीसरी टीम उन बंधक और छुड़ाए गए मुसाफिरों को लाए गए खाली प्लेन में बिठाने की जिम्मेदारी रखती थी। इमारत में घुसते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। इजरायली कमांडो माइक पर इंग्लिश और हिब्रू में चिल्ला रहे थे, हम इजरायली सैनिक हैं, लेट जाओ लेट जाओ। कमांडोज ने 3 अपहरणकर्ताओं को गोली मार दी। तभी एक 19 साल का फ्रेंच लड़का खड़ा हो गया। कमांडो ने उसे अपहरणकर्ता समझा और गोली मार दी। इसके अलावा 2 और बंधक भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। कमांडोज को देखकर 3 अपहरणकर्ता एक दूसरे कमरे में छिप गए, मगर इजरायली कमांडोज ने उस कमरे में ग्रेनेड फेंके और गोलियों की बौछार कर दी। तीनों मारे गए। इजरायली कमांडोज ने अपने इस पूरे प्लान को बाखूबी निभाया। सबसे पहले तो एक टीम ने हाईजैकर्स को अपने कब्जे में लिया। दूसरी टीम जो कि रनवे पर मौजूद थी, एक एक करके युगांडाई सेना पर टूट पड़ी और तमाम हाईजैकर्स का काम तमाम कर दिया। और इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कौन कर रहा था? वो 5वां प्लेन जो उस वक्त उस हवाई पट्टी के ऊपर उड़ रहा था, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन के कमांडर जनरल एडम खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे।
इस ऑपरेशन में 7 हाईजैकर्स और युगांडा की सेना के 48 जवान मारे गए, जबकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के करीब 30 विमानों को भी जाते जाते इजरायली कमांडोज ने तबाह कर दिया ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। क्रॉस फायरिंग में 3 इजरायली बंधकों की भी मौत हो गई, जबकि 5 कमांडोज घायल हुए। ऑपरेशन में इजरायली यूनिट कमांडर योनातान नेतन्याहू की मौत हो गई। योनातान नेतन्याहू इजराइल में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को बाद में ऑपरेशन योनातान का नाम दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि योनातान नेतन्याहू की शहादत को सम्मानित किया जाए। दरअसल इस ऑपरेशन के बाद योनातान नेतन्याहू और पूरा नेतन्याहू परिवार इजराइल में घर घर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और इसी की वजह से आज बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि योनातान नेतन्याहू के छोटे भाई हैं, वो इजराइल की सत्ता पर काबिज है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मोसाद को सिर्फ यही एक जान का नुकसान हुआ, हालांकि 10 कमांडो घायल भी हुए। विदेशी जमीन पर मोसाद का ये पूरा ऑपरेशन महज 53 मिनट चला, जिसमें से 30 मिनट तक कमांडो कार्रवाई चली। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के लिए ये खून की घूंट पीने जैसा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई उसके मुल्क में घुसकर अपने नागरिकों को इस तरीके से छुड़ा ले जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही जब इजरायली बंधक इजराइल पहुंचे और दुनिया को इस ऑपरेशन की भनक लगी, तब पूरी दुनिया हैरान रह गई। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।